जनाब, सबसे पहले तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनमें हमारे साथ मौजूद हैं हिरा अब्बास, जो क्रोशे इंस्ट्रक्टर हैं। इनके साथ बैठी हुई हैं आमना, ये एक क्रोशे हॉबिस्ट हैं। और उनके साथ मौजूद हैं मरियम, ये एक क्रोशे स्टूडेंट हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दोनों नाम मैंने लिए हैं, क्रोशे हॉबिस्ट और स्टूडेंट, ये टीन एजर गर्ल्स हैं, बहुत छोटी छोटी स्वीट सी क्यूट सी बच्चियाँ हैं। हम उनकी तरफ डायरेक्ट बढ़ते हैं। अब मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, क्योंकि आज मैं इनको सुनना चाहती हूँ। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जब ये लोग तीनों बैठे हुए थे इंस्ट्रक्टर के साथ और जब ये बातचीत कर रहे थे तो मुझे लग रहा था मेरे सामने चाइनीज़ बोली जा रही है। ये चाइनीज़ बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इनकी बातों का लेवल उस हद तक ज़्यादा था और मैं बिल्कुल ब्लैंक होके बैठी हुई थी। मैं अपने गेस्ट को वेलकम करती हूँ आज के शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तीनों? कैसे हैं? बड़े अच्छे लग रहे हैं बड़े अच्छे लग रहे हैं सारे। इतने मज़े के आप लोगों के चेहरे पे स्माइल आई हुई है और आप लोगों को देख के मैं बड़ी खुश हो रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपकी इंस्ट्रक्टर से शुरू करते हैं। हिरा, एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, जब आपके पास बच्चे आते हैं सीखने के लिए, हर एज से आपके पास बच्चे आ रहे होते हैं, आपको कैसा लगता है? आपको क्या उनमें अपना बचपन नज़र आता है? सच बताएं। बहुत ज़्यादा नज़र आता है। और मैं हर बच्चे को कहती हूँ कि कभी ऐसा होता है ना, बच्चे जब स्टार्ट करते हैं, एक तो उनका अटेंशन स्पैन थोड़ा कम होता है। जितना छोटा बच्चा होता है उसका अटेंशन स्पैन कम होता है। फिर वो ज़रा जल्दी में होते हैं कुछ बच्चे, कि हमें बस जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, हमारे हाथ में कुछ चीज़ आ जाए, हम कुछ बना लें। क्योंकि उनको जब वो स्टार्ट लेते हैं, उनको ये समझ नहीं आती कि हम किस चीज़ में हाथ डाल रहे हैं। उनको लगता है हम जैसे पेंटिंग कर रहे हैं या ड्राइंग कर रहे हैं जो शायद कुछ घंटों में ख़त्म हो जाएगी। बट जब हम क्रोशे के किसी प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं तो ये ऐसा प्रोजेक्ट होता है कि जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलता है, जो शायद दिनों में ख़त्म होता है। और जब वो स्टार्ट लेते हैं तो उनको जल्दी होती है, फिर उनको बताना पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता, कोई बात नहीं, सब ठीक है, हो जाएगा। और वो सारा याद करते करते अपना बचपन याद आ जाता है कि ख़ुद कैसे किया था, कितना सब्र चाहिए है और कितनी हिम्मत चाहिए इस प्रोजेक्ट को एंड करने के लिए। ठीक। और वो जो है उनकी फुर्तीली में अपनी फुर्तीली नज़र आती है, कैसे ख़त्म कर दें जल्दी जल्दी इसको। सही। अच्छा, दोनों इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ हमारे साथ बैठी हुई हैं। आमना बेटा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया है ये काम सीखते हुए या करते हुए? मुझे मैं जनवरी में मैंने स्टार्ट किया था, मुझे 6 मंथ्स हो गए टोटल। 6 मंथ्स हो गए हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं और मैंने अभी देखे हैं, वो तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप कितने अरसे से बना रही हैं। मुझे शौक है इस चीज़ का। अच्छा, कि एक प्रोजेक्ट को कितना टाइम देती हैं? डिपेंड करता है आप कौन सा कितना लंबा बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक ऐसे एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे मैंने अभी आपका एक देखा, आपने वो बनाया हुआ था वाइट कलर का, वो जो आप जीन्स के साथ या मैक्सी के साथ पहन सकते हैं। नो अच्छा, श्रग टाइप था, उसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा? 2-3 दिन। 2-3 दिन बस? बस। माशाल्लाह यार, आजकल के बच्चे क्या है भाई, टैलेंट एक्सट्रीम। आप आर्स पूछोगे कितने घंटे बैठ के इसने काम किया है, फिर समझ आएगी कि हम क्रोशर्स जो है ना, फिर दिन रात बैठ के काम करते हैं। सीरियसली? जी, दिन रात बैठ के काम किया। अच्छा, अगर आपने जनवरी में स्टार्ट किया, उस वक्त तो आपके स्कूल्स भी ओपन होंगे, मतलब आप स्कूल जा रहे हैं, तो उसमें आपने पढ़ाई को कितना टाइम दिया और क्रोशे को कितना टाइम दिया? स्कूल से आने के बाद ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं रिलैक्स होने के लिए क्रोशे करती थी। उसके बाद फिर शाम से इशा मगरिब तक का जो टाइम है वहाँ पढ़ के फिर दोबारा बैठ जाती थी सोने तक, इस तरह करके। अच्छा, अभी इन्होंने बोला कि रिलैक्स होने के लिए क्रोशे करती थी। ये कितनी, हिरा, क्या ये बात सही है? ये बात इन्होंने कितनी अच्छी कही है कि कुछ लोग कहते हैं मैं रिलैक्स होने के लिए खा लिया, सो लिया, मोबाइल देख लिया, मूवी देख ली, शॉपिंग पे चले गए। ये कितनी एक प्रोग्रेसिव सोच है कि रिलैक्स होने के लिए मैंने कोई क्रिएटिव वर्क किया है, कितनी अच्छी है। अच्छा, यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मरियम, आपको भी यही लगता है कि रिलैक्स होने के लिए क्रिएटिव वर्क आपको ज़्यादा एनर्जी देता है? जी, ऐसा है, क्योंकि कभी कभार मैं भी ऐसे होता है कि मैं बहुत मेरे थॉट्स ना एक स्पाइरल में फंस जाते हैं। मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना शुरू कर देती हूँ। तो मैंने जब ये क्रोशे स्टार्ट किया तो मैं कोशिश करती थी कि जितनी दफ़ा मुझे खोल के दोबारा करना पड़े ना, मैं उतनी दफ़ा करूँ ताकि मैं उन थॉट्स की तरफ ना जाऊँ, मैं अपना आप को डिस्ट्रैक्ट रखूँ। तो वो आपको बड़ा अफेक्ट करता है, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो
फाइनली किसी डिफरेंट साइड पर होता है, किसी पॉजिटिव साइड पर होता है, तो वो जो आपकी नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो उसको थोड़ा सा दबा देता है, कम कर देता है। हाँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आप दोनों बच्चियों से एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपकी फैमिलीज़ ने जब आपने कहा जी कि मैं ये काम करना चाहती हूँ या मुझे शौक़ है, मैंने ये काम करना है, सच सच बताना है, ठीक है? आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया या नहीं किया, आप पर हंसे या आपको कहा ओके करो हम तुम्हारे साथ हैं? सही बताना है। मेरी मम्मा मैंने अपनी मम्मा को जब ये चीज़ें दिखाई ना तो उनको भी लगा हाँ अच्छी हैं, ठीक है। फिर जब मैंने कहा कि मैं स्टार्ट करती हूँ तो कुछ ऐसा तो उन्होंने वैसे कुछ नहीं कहा, लेकिन शी सपोर्टेड मी वेरी मच। ओके। बाबा ने भी बहुत सपोर्ट किया था जब मैंने कहा था, बिकॉज देवर मैं हर वक्त टीवी देख रही होती थी तो देवर टायर्ड ऑफ इट के भाई और कोई और काम कर लो, कोई पढ़ लो, कोई और काम कर लो। मैंने कहा चलो मैं ये कर लेती हूँ। ठीक है, यानी सपोर्ट फुली आपको किया। सपोर्ट, yes। और बेटा आपको? मुझे मेरी मामा को बहुत शौक़ था करने का, तो उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरे बाबा तो उन्होंने थोड़ा सा बीच में जोक्स क्रैक किए मेरे बारे में, लेकिन वो उनका वे ऑफ इनकरेजमेंट है। ठीक ठीक, सही। इट वाज गुड। मेरे भाई ने भी बहुत मुझे सपोर्ट किया, माय फैमिली वाज सपोर्टिव। ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ हम एक छोटा सा म्यूज़िकल ब्रेक लेंगे। ज़ाहिरी बात है हमने अपने लिसनर्स को भी अपने साथ रखना है, ठीक है? लेकिन जब हम वापस आएंगे ना तो एक चीज़ मैं आप दोनों बच्चों से पूछना चाहूँगी, और हिरा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हैं कि इस एज के बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है जो पेरेंट्स से मिल रही होती है, और ये काम थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, ठीक है? और आपसे हम इस चीज़ की गाइडेंस भी लेंगे हिरा के बच्चों को जब बच्चे स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से शुरू करें, फाइनेंस किस तरह से अपने बनाएं, और इन दोनों बच्चों से हम ये पूछेंगे कि इन्होंने अपने फाइनेंस किस तरह से पूरे किए और किस तरह से अपने मामा पापा से पैसे निकलवाए, ठीक है? यहाँ हम चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं और यहाँ सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है दी घरेलू शो में। वेलकम बैक जनाब, संभालिए आपके साथ आपके पास दी घरेलू शो में, और आज हम अकेले नहीं हैं, आज हमारे साथ हैं क्रोशे आर्टिस्ट। और जाने से पहले मैं इनके लिए एक सवाल छोड़कर गई थी। मैं सबसे पहले तो इन दोनों स्वीट सी गर्ल्स के लिए एक सवाल छोड़कर गई थी कि भाई मुझे सच सच बताना है, जब आपने पहली दफ़ा अपने पेरेंट्स से पैसों की डिमांड की कि भाई मुझे एक शौक़ है, क्रोशे का शौक़ है, अब मुझे उसके लिए सामान चाहिए, एक्सेसरीज चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे चीज़ें मंगवा कर दें, सच बताना है, क्या रिस्पॉन्स था फैमिली का? पैसे मिले? पैसे नहीं मिले, लेकिन उन्होंने मुझे ऑनलाइन ऑर्डर, हुक्स वगैरह जो थे ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए, और फिर मेरी मम्मा यार्न भी किसी शॉप से ले आई थी। ज़बरदस्त। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई फर्स्ट टाइम कहने में उनको। वेरी नाइस, दे वर वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और बेटा आप? मेरा भी फिलहाल ये वाला फेज आया नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ प्रोवाइड पुप्पो ही कर रही हैं। ओके, तो पुप्पो ने सब कुछ दे दिया। ज़बरदस्त। फिलहाल मेरा वो वाला फेज आया नहीं है। ठीक है, पुप्पो सपोर्टिव है आपके लिए। गुड गुड पुप्पो। मामा पापा भी बहुत सपोर्टिव है, लेकिन अभी स्टार्ट बिकॉज उनको पता है कि पुप्पो के पास सब कुछ होता है, इसलिए ठीक है। अच्छा हिरा, यही सवाल आपसे, बच्चे आते हैं और वो चाहते भी हम सीखें लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती, बच्चा कहाँ से स्टार्ट करे, कहाँ से उसको रीज़नेबल चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ से बच्चा स्टार्ट ले सके, अपनी चीज़ें, अपनी एक्सेसरीज पूरी कर सके? क्योंकि बच्चे ने जब स्टार्ट लेना है तो छोटी नौइयत से लेना है ना, वो एकदम सारा सामान इकट्ठा नहीं कर सकता। तो कैसे आप बच्चों को गाइड करेंगी? एक चीज़ जो इनके लिए इजी है, वो जिस पे मैं, जो एक्चुअली बहुत बाद की बात है जब इनकी चीज़ रेडी हो जाएगी। मैंने देखा है कि आजकल हमारे वक्तों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी हैंडमेड को। एक बीच में फेज़ आया था जब हैंडमेड गायब हो गया था, मशीन मेड और बाकी चीज़ों की जो है ना वो वैल्यू बढ़ गई थी। इनके दौर में फिर हैंडमेड वापस आ गया है। बिल्कुल। और इनके लिए अब ये ईजियर है इस तरह के लोग इसको, बिकॉज वो अब देख रहे हैं ज़्यादा तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड देन व्हेन दे अप्रिशिएट देयर आर बायर्स, फिर फैमिली से निकल आते हैं बायर्स बहुत सारे, फिर फ्रेंड्स में निकल आते हैं। फिर आई रियलाइज्ड कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बच्चों को स्टॉल्स इन वेरी चीप रेट्स प्रोवाइड कर देते हैं इन देयर एग्जीबिशंस। ये आप इन दोनों बच्चों को गाइड करेंगी ज़रा थोड़ी डिटेल से? डिफरेंट एग्जीबिशंस हैं, उनमें टीनेजर्स और चाइल्ड
लाइक आप क्या कहोगे, फ्यूचरप्रेन्योर्स और यू नो किडप्रेन्योर्स के नाम से बहुत सारी अब वो निकाल लेते हैं, एक प्लेटफॉर्म्स निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर वो बच्चों को अपने जो एग्जीबिशंस होते हैं जो हमारी यानी ओल्डर लेडीज़ के लिए होते हैं, और उसमें वो बच्चों के लिए स्टॉल्स अलॉट कर देते हैं, और वो बहुत रीजनेबल होते हैं वो बड़ों की reasonable निस्बत। एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा, हम लोग तो बड़े बीइंग बड़े, हमें आदत होती है, हम बहुत सारा बना लेते हैं, फिर बिकॉज वी आर इन अ रनिंग बिजनेस तो हमारे लिए थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बट दैट्स परफेक्टली फाइन। इनके लिए इसलिए कम करना ज़रूरी है क्योंकि हर बच्चा छोटी छोटी चीज़ें लेकर आता है अपने आप को वो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट के अलावा इंकरेजमेंट इन बच्चों को बहुत चाहिए होती है। तो अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने ये शुरू कर दिया। अच्छा। बहुत सारे जो हैं एग्जिबिटर्स, उन्होंने जो है ना वो एक चंक रख लिया है इस तरह। अच्छा, मैं यहाँ ये चाहूँगी कि अगर आपके पास ऐसे कोई लिंक्स हैं, कोई नंबर्स हैं, तो शो के बाद हमारे इन दोनों बच्चों को वो नंबर्स दें ज़रूर, और आप हमसे भी शेयर करें ताकि फिर हम उसको अपने प्लेटफॉर्म्स पे चलाएं और ज़रूर। तमाम बच्चे जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल, ठीक है, अच्छा प्लीज़ कंटिन्यू आप। फिर उसके बाद यानी जब आपके पास ये आ गई ना तो आपको प्लेटफॉर्म्स का पता है। ठीक है, जब स्कूल्स में बात आती है और इनके स्कूल्स में, अब जैसे मेरी बेटी के स्कूल में भी एग्जीबिशंस होते हैं या कोई ऐसा इवेंट आता है तो वो भी बच्चों के लिए स्टॉल्स लगाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मेरी अपनी बेटी के स्कूल में देयर आर 2 to 3 क्रोशेयर्स, एक रीजन आर्टिस्ट हैं, वो बच्ची भी अपना स्टॉल लगाती है। तो यानी इस तरह बच्चे अपना स्टॉल्स लगाते हैं और वो देते हैं और फिर बच्चे बाय भी करते हैं। ठीक, तो डिफरेंट स्कूल्स में अब ये भी शुरू हो गया कि जब उनके एग्जीबिशंस लगते हैं तब बच्चे अब अपना क्राफ्ट लेकर आते हैं। सही, और ये चीज़ बहुत इनकरेजिंग है। बस फिर जो बेस रह जाती है कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, यानी अब आपके पास सेलिंग प्लेटफॉर्म्स तो आ गए कि आपने अपने क्राफ्ट को सपोर्ट आगे कैसे करना है। अब आपको रास्ते थोड़े थोड़े नज़र आना शुरू हो गए। अब आपने स्टार्ट कैसे लेना है। स्टार्ट में व्हेन यू आर क्रोशेइंग और आप जब टॉय मेकिंग कर रहे हो, स्पेशली हम आज टॉय मेकिंग की हम ज़्यादा, बिल्कुल, क्योंकि आज हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं और हमारे पास टॉयज भी बने हुए मौजूद हैं, स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे होंगे, लेकिन प्लीज़ कंटिन्यू। तो हम जब टॉय मेकिंग की बात करते हैं तो एक तो ये बहुत यूनिक चीज़ है, हाँ, सस्टेनेबल आर्ट है। प्लास्टिक के टॉयज से दीज आर मच बेटर, बिल्कुल इको फ्रेंडली हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई। ठीक ठीक, अब उसके लिए यार्न चाहिए है और उसके लिए क्रोशे हुक्स चाहिए। क्रोशे हुक्स एक सेट आपको चाहिए मल्टीपल साइजेस में। ठीक है, पूरा सेट वो 10 हुक्स का और 12 हुक्स का तकरीबन वो सेट आ जाता है, जिसमें आप हर तरह के यार्न के साथ वो हुक्स, यानी आपके पास मल्टीपल यार्न के लिए मल्टीपल हुक्स हो गए। फिर आप डिफरेंट क्वालिटी की यार्न है, आप लोकल क्वालिटी से यानी चीपर क्वालिटी से स्टार्ट कर लें। अच्छा, ये दोनों बच्चे सुन लें, ठीक है, चीपर क्वालिटी से आपने स्टार्ट लेना है। ये इंस्ट्रक्टर आपकी बता रही हैं और जितने लोग हमें सुन रहे हैं वो भी जरा सुने गौर से। जी प्लीज, आप चीपर क्वालिटी से स्टार्ट कर लें। ठीक है, एक तो आपने हाथ साफ करना है, फिर उसके बाद आपने अपनी टेक्निक्स को परफेक्ट करना है। ठीक है, फिर आपने ये देखना है कि मार्केट में वैल्यू कितनी है। तो आपने बहुत ज़्यादा अपनी पॉकेट मनी नहीं फंसानी या मामा बाबा को नहीं फंसाना। ठीक है, तो इसलिए आप छोटे से शुरू करें, आप चीप से शुरू करें। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे अपनी आपका हाथ साफ हो जाएगा, फिर आप देखें कि आपकी मार्केट में वैल्यू क्या बन रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको बढ़ाते जाएं और आप देखें कि अब लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, अब क्या मांग रहे हैं, अब मार्केट क्या मांगती है, अब कौन सी चीज़ ज़्यादा किस चीज़ में, किस कलर में या किस यार्न में अच्छी बनेगी, वो किस तरह बनाया जाए। फिर आगे जाके वो बात आती है। लेकिन देयर आर है मसला हमारा हमारे इस इंडस्ट्री को या किसी भी इंडस्ट्री को, सॉरी, इतने टैक्सेस भी लग के वो कितनी कीमतें बढ़ जाती हैं चीज़ों की कि वो हमारी अप्रोच से बाहर हो जाती हैं। हाँ, तो इसलिए हमारी मार्केट में फ़िलहाल जो हमारे पास अवेलेबल होता है ना, यानी इवन जब मैंने भी स्टार्ट लिया था तो जो अवेलेबल होता है हम उससे जो चीपेस्ट बेस्ट बट चीपेस्ट चीज़ अवेलेबल होती है, रॉ मटेरियल, हम उससे स्टार्ट ले लेते हैं। ठीक बस है, बाकी फिर वो अपने आप को फिर खुद ही, आपको एक दफ़ा सेलिंग प्लेटफॉर्म्स मिल गए, उसके बाद आपने अपने आप को खुद ही मैनेज कर लेना है, फिर आपको किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, मैं इन दोनों बच्चों से सवाल पूछना चाहती हूँ, आमना बेटा आपसे भी, मरियम बेटा आपसे भी। स्कूल्स वगैरह में आपको ऐसे मौका कोई फ्राहम होता है कि जहाँ आप अपने स्टॉल्स लगा सकें?
हमारे अभी समर ब्रेक से पहले ना इन लोगों ने कहा था कि लोग एक थ्रिफ्ट स्टोर या थ्रिफ्ट स्टॉल्स लगाएंगे, तो उसके लिए भी मैंने काफ़ी चीज़ें प्रिपेयर की थी, लेकिन एंड पे हमारी छुट्टियाँ जल्दी आ गई तो वो पोस्टपोन कर दिया उन्होंने, वरना हैं इस तरह के मौके। इससे पहले कभी कोई आपने एग्जीबिशन वगैरह में पार्टिसिपेट किया? नहीं, इससे कभी पहले नहीं मैंने किया। नहीं किया। अच्छा, अपनी जो भी आपने चीज़ें बनाई कभी उसको आपने बेचा? अभी तक तो नहीं बेचा मैंने। ठीक है, अभी आप सिर्फ शौक से बना रही हैं, ठीक है। प्लान है लेकिन इंशाल्लाह मैं आपसे खुद चीज़ें खरीदने वाली हूँ, मैंने आपसे ज्वेलरी बनवानी है, मैंने आपका काम देख लिया है। और एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कभी गिफ्ट्स के तौर पे अपने फ्रेंड्स को, टीचर्स को, फैमिली को कभी चीज़ें दी? यस, मैंने दी हैं, अपनी फ्रेंड्स को भी दी हैं और टीचर्स को भी दी हैं मैंने, ऑक्टोपसेस बना के। अच्छा, उनका क्या रिएक्शन क्या था? मेरी जो टीचर्स थी ना, दे वर लाइक वाओ इतना क्यूट आपने बनाया है। मेरी फ्रेंड्स, मैं अपनी फ्रेंड्स को तो जब मैंने स्टार्ट किया तब मैंने बता दिया था, तो दे वर आस्किंग अगेन एंड अगेन कि हमें भी दो, हमें भी बना के दो, सो दैट्स व्हाई आई मेड देम टू। ठीक, और फ्रेंड्स को क्या आपने गिफ्ट किया? ऑक्टोपसेस ऑक्टोपस किए, वो मैंने देखे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे क्यूट इस तरह के बने हुए, ठीक है। और अच्छा, शो से पहले आप मुझे कुछ बता रही थी फ्रेंडशिप बैंड्स का, वो भी गिफ्ट किए, वो बताएं, वो आपने कहाँ से बनाना सीखे? वो भी मेरा उस्ताद ही यूट्यूब है। यूट्यूब आपका उस्ताद है, बिल्कुल। अच्छा, ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? वो आइडियाज़ इस तरह आते हैं कि जब मैं बैठी होती हूँ, टीवी देख रही होती हूँ, फ़र्क बैठी होती हूँ, तो एकदम मेरे सामने कोई ना कोई कॉम्पाइलेशन आ जाती है इन चीज़ों की, कोई इंस्पायरेशंस आ जाती हैं, इंस्पोज आ जाती हैं, तो उससे फिर जब आप बार बार एक चीज़ को देखते हैं तो आपका ऑब्वियसली दिल करता है करने को। ज़बरदस्त। तो मेरे साथ भी यही हुआ। अच्छा, अब मरियम बेटा आपसे भी यही सवाल कि कभी आपने कोई एग्जीबिशन की? नहीं, मैंने ऐसे कभी की नहीं, क्योंकि हमारा स्कूल कभी इतना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे कभी इतना वो था नहीं, और था तो वो बहुत सेलेक्टिव बच्चों के लिए सिर्फ था। ठीक है। बाकी प्रीवियसली जहाँ मैं पहले पढ़ती थी वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया भी, मैं करती भी थी। ठीक है। यहाँ आके मैंने अभी तक कुछ नहीं और किया। गिफ्ट्स दिए, बनाई चीज़ें अभी तक किसी के लिए? सच नहीं, अभी नहीं। इतना जो किया है ना, उससे मुझे पता चल गया कि अभी नहीं किया। ठीक है, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि फ्यूचर में आपने करना है ये, है ना? सबसे पहले किसको गिफ्ट करेंगी अगर मौका मिलता है? जल्दी से जवाब दें, जल्दी से। प्रोबेबली अपनी मामा को। मामा को? ओए जबरदस्त, क्या देंगी? मैंने उनके लिए एक डक सोची है, शी लव्स डक्स, तो Oh, मैंने sweet. उनके लिए एक प्लश डक सोचा है, तो मैंने उनके लिए वो बनाना है। ठीक हो गया। और आमना, यही सवाल आपसे, आपको गिफ्ट देना पड़े अपने मामा और बाबा को, तो आपने क्या देना है? बाबा को तो स्वेटर, क्योंकि उनको मतलब स्वेटर्स पसंद है, और मामा को ग्लव्स और टोपियाँ बहुत पसंद है, सो यस, ग्लव्स और टोपी। यूजफुल आइटम्स हमेशा उनके साथ रहें, है ना? मामा यूज़ भी बहुत करती है ना ग्लव्स, सर्दियों में वॉक के लिए या कहीं हम घूमने फिरने जाए तो हाथ पे ठंड लगती है तो वो ग्लव्स पहनती हैं, तो मैं सोचा कि उनको बना के दूँ। ज़बरदस्त। और वो एक वार्म फीलिंग भी होगी कि बेटी ने बनाया हुआ है, तो ज़बरदस्त। ये कितनी मज़े की चीज़ मुझे ये लग रही है कि बच्चा क्रिएटिव भी हो और वो माँ बाप के लिए इस तरह से सोच भी रहा हो। कितनी मज़े की फीलिंग है ना ये। एक माँ होने की हैसियत से मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये बातें सुन के, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, उसके बाद हम आते हैं और फिर इसकी टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। आप लोगों के जो प्रोफेशन के अंदर जो बेसिक टेक्निक होती है, हम वहाँ से शुरू करते हैं। अभी आपने वो कोई बात कर रहे थे, कितने घर होते हैं, फिर हम उनको काउंट करते हैं, उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये। अब हम ये वाली बात करें, अब हम टेक्निकल चीज़ों की तरफ आने वाले हैं जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी, ये चाइनीज़ थी मेरे लिए। लेकिन उससे पहले हम जाते हैं एक छोटे से म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ। तो कहीं नहीं जाना जनाब, आप सब ने मेरे साथ रहना है। आज का शो बहुत अहम है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहें। अच्छा जनाब, हम बात कर रहे हैं क्रोशे आर्टिस्ट की, और इतना हमने इनसे जो कुछ सुना, इनसे समझा, और अभी हम जो बातें कर रहे थे, इनकी जो टेक्निक्स होती हैं ना, वो बहुत ही एक एक टेक्निक काउंट करती है। इनके कुछ घर होते हैं। अब जैसे ये जितना मुझे समझ आई है, मेरे सामने एक ये जो एक पैटर्न पड़ा हुआ है, हर पैटर्न डिफरेंट इनके घर हैं, हर पैटर्न के अंदर डिफरेंट इनके ना क्या बने हुए हैं, मुझे अल्फाज नहीं पता। प्लीज़ इंस्ट्रक्टर जी, स्टिचेस हैं वो बताइएगा। मैंने बहुत फ़िलासफ़र बनने की कोशिश की थी, बना नहीं गया। तो आप मुझे बताइए कि ये इनकी टेक्निक क्या है? इसमें
मैं टॉय मेकिंग में बच्चों को सिर्फ ये बताती हूँ कि इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। एक होता है आपने स्टार्ट कैसे लेना है। वो यूजुअली अक्सर बच्चों को जब क्रोशे स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला स्टेप होता है चेन। ठीक है, चेन बनाना। लेकिन जब आप टॉय मेकिंग करते हो तो फिर आप चेन से नहीं स्टार्ट करते, आप मैजिक रिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज़ अ लिटिल मोर टेक्निकल। जब उसकी प्रैक्टिस होती है तो समझ आता है, बट इट्स लाइक आप एक रिंग बनाते हैं और उस रिंग में स्टिचेस उठाते हैं। फिर सेकंड स्टेप होता है, आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए जो स्टिच यूज़ हुआ है उसको क्या कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड अ सिंगल क्रोशे। ठीक है, सो दीज आर 2 थिंग्स। पहली चीज़ मैजिक रिंग, सेकंड इज सिंगल क्रोशे। ठीक है, थर्ड इज यू शुड नो हाउ टू इंक्रीज, एंड देन इसको बंद करने के लिए हाउ टू डिक्रीज। ठीक हो गया। बस ये 4 चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपको ये पता चल गया, आपको ये स्टेप्स आ गए, तो फिर आपके लिए कोई भी पैटर्न रीड करके बनाना या किसी भी वीडियो को देख के उसको कॉपी करना इज इजी। ठीक है। अच्छा, यही सवाल आप बच्चों से, आपने जब स्टार्ट किया, किसी भी यूट्यूब चैनल से देखा या कहीं से भी स्टार्ट लिया आपने, तो आपको ये टेक्निक समझ आई, ये क्या है? हाँ, मैंने सबसे पहला स्टार्ट जो किया था वो मैंने मैजिक रिंग से किया था। मैं अपनी बहन के जैसे लिए ना इंस्ट्रक्टर ने बताया मैजिक रिंग। ठीक हो गया। लिली ऑफ द वैली बना रही थी अपनी बहन के लिए, तो मैंने उससे स्टार्ट किया। वो था तो मेरे लिए मुझे इजी लगा था, लेकिन जब वो चीज़ बन के आई तो वो बहुत बिगड़ी हुई थी, मतलब ठीक उसकी है। शेप डिफॉर्म हुई हुई थी ना, तो वो था। लेकिन उसके बाद जब मैंने दोबारा उसका नेक्स्ट पैटर्न बनाया तो वो अच्छा बना था, वो बेटर बना था। ठीक हो गया। और दूसरा आपने क्या कहा था? एक मैजिक रिंग है, सिंगल क्रोशे। सिंगल। ओह, देखें, मुझे लग रहा है कि आज निकम्मा बंदा आप लोगों का एक इंटरव्यू ले रहा है। सीरियसली बच्चे मुझे गाइड कर रहे हैं कि ये नाम है। अच्छा, जो आपने दूसरा जो नाम लिया है, इसको डिफाइन करेंगे क्या है? अच्छा, सिंगल क्रोशे में क्या है, आपने यार्न ओवर स्टिच के अंदर डाला, फिर से सॉरी गलत हो गया, आपने आपकी हुक में एक पहली रिंग लगी होती है, ठीक है, स्टिच लगी होती है, आपने स्टिच के अंदर डालना है यार्न ओवर, पुल थ्रू, और फिर आपने दोनों लूप्स के अंदर से पुल थ्रू करना है। ठीक है। और ये सारी टेक्निक्स समझने के लिए कितना टाइम लगा? 5 सेकंड, मतलब जल्दी आराम से समझ जाते हैं। आपको दिखा रहे होते हैं, ट्यूटोरियल्स में आपको दिखा के बनाते हैं ना, तो आसान होता है। वो मेरे ख्याल से बिल्ट इन आप लोगों के अंदर ये चीज़ अल्लाह ताला ने डाली हुई है, इसलिए आसानी से समझ आई। अच्छा मरियम बेटा, यही सवाल आपसे। मेरे लिए इसलिए आसान था क्योंकि मैंने फ़र्स्ट सीखा ही इनसे था, तो इन्होंने मुझे फ़र्स्ट गाइड किया। हाँ, यूट्यूब पे मैंने ट्यूटोरियल्स देखे, उसका आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है क्योंकि उन्होंने हर किसी का वे ऑफ वो कहते हैं ना डिलीवरिंग डिफरेंट होता है, तो आपको इतनी जल्दी से समझ नहीं आता है, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम फिर समझ आ जाता है, तो इट वाज इजी फॉर मी। ठीक हो गया। अच्छा, ज़्यादा आसान क्या लगता है? यूट्यूब से देख लिया, आप बार बार रिवर्स करके देख रहे हैं, रिवाइंड करें इजीली आपके देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर लिया, डाउनलोड कर लिया, देख सकते हैं, या एक इंस्ट्रक्टर जो आपके सामने बैठा हुआ है उससे सीखना ज़्यादा आसान है? दोनों बच्चों से सवाल है। मैंने कभी इंस्ट्रक्टर के साथ काम नहीं किया, मतलब ठीक है, मैं किसी इंस्ट्रक्टर के पास गई नहीं, मुझे यूट्यूब से सारा समझ आ गया था। आता है समझ। और मरियम बेटा आप? मुझे लगता है इंस्ट्रक्टर ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि उनको एटलीस्ट आपके आइडिया होता है कि आपको किस तरह गाइड करना है। अगर आप यूट्यूब पे भी हैं, आप जितना मर्जी रिवाइंड कर लें, लेकिन अगर आपको वो उनके अगर आपको वर्ड समझ नहीं आ रहे या उनका आपके हैंड मूवमेंट समझ नहीं आ रही, तो वो आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, यही सवाल मैं इंस्ट्रक्टर से पूछना चाहती हूँ, जो बच्चे स्टार्ट लेना चाहते हैं वो कहाँ से लें? यूट्यूब से लें, किसी पेज से लें, या सीधा इंस्ट्रक्टर के पास आ जाए? बच्चों में भी वैरायटी है। हाँ, कुछ बच्चे यूट्यूब से पिक कर लेते हैं, कुछ बच्चे इंस्ट्रक्टर चाहते हैं, उनको चाहिए है कोई बंदा फिजिकली प्रेजेंट जो उनको समझा सके। एक दफ़ा जब समझ आ जाए, बेस सारी समझ आ जाए, फिर यूट्यूब से आगे कंटिन्यू करना इज़ ईजियर। अब जिस बच्चे ने यूट्यूब से स्टार्ट लिया है उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल रह जाते हैं, क्योंकि जिस तरह इंस्ट्रक्टर शायद उन सवालों के जवाब दे सकता है, साथ साथ यूट्यूब में वो जो बैठा हुआ है आपको डिलीवर कर रहा है वो जब उन सवालों के जवाब नहीं दे सकेगा। और अभी जब बच्चा स्टार्ट ले रहा होता है तो उसको बहुत सारी टर्म्स भी नहीं आ रही होती। बिल्कुल। सिंगल क्रोशे उसके लिए नया वर्ड है, जैसे मेरे लिए इंक्रीज उसके लिए नया वर्ड है, डिक्रीज उसके लिए नई टेक्निक है।
तो उनको फिर ये सर्च करना और उनके लिए ये समझना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे मेरे पास बच्चे आते हैं तो मैं देखती हूँ कि अच्छा उनको, अब बीइंग एन इंस्ट्रक्टर, मेरे पास अगर बच्चा आ रहा है तो उसको अगर मेरे एक तरीके से एक तरह मैं उसको समझा रही हूँ, उसको उस तरह नहीं समझ आ रहा, तो मैं अपना तरीका बदल लूँगी। ठीक है, मैं अपनी ठीक है, टेक्निक चेंज ठीक कर है, लूँगी ठीक है। उसको सिखाने के लिए कि मैं इसको और ईजियर किस तरह सिखा सकती हूँ। तो वो मैं सामने बैठ के कर सकती हूँ, बट जो यूट्यूब पे बैठा हुआ है ना बंदा, वो तो नहीं कर सकता। अच्छा, तो उन बच्चों पाकिस्तान के के questions रह अंदर, जाते ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ जिस तरह का कल्चर भी है, हम एक रवायती लिबास भी पहन रहे होते हैं, हमारे रवायती चीज़ें हैं ना, हम ज़रा देसी लोग हैं, तो उसमें जो टेक्निक यूज़ हो रही होती है उसमें सबसे मशहूर टेक्निक कौन सी है? हमारे लिबासों में, हमारे जो हम लिबासों में इस क्रोशे और नेट में बिल्कुल बनाते हैं, बिल्कुल, मुख्तलिफ है। जिसमें फुल कवर्ड रहे, कहीं से सी थ्रू ना हो हमारा लिबास। अगर हम क्रोशे के लिबास पहनना चाहें, स्वेटर्स पहनना चाहें, तो वो कौन सी टेक्निक है जो फुली हमें महफूज रख सकती है? अगर आप बिल्कुल कवर्ड रहना चाहते हैं ना, तो आप डबल क्रोशे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डबल क्रोशे मेरे लिहाज से फिर भी उसमें गैप्स ज़्यादा होते हैं, यानी उसमें फिर भी गैप्स का ज़रा वो होता है, क्योंकि हाथ पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों का हाथ लूज़ होता है, कुछ लोगों का हाथ टाइट होता है। ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली किसी भी और स्टिच से आप सिर्फ और सिर्फ डबल क्रोशे की एक कोई भी चीज़ बना लें। बाकी अदरवाइज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि हम फिर जब ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें बनाते हैं, आप थ्रेड में बना रहे हैं या आप वूल में बना रहे हैं, तो उसके नीचे ऑब्वियसली वी वेयर अ कंप्लीट ड्रेस एज वेल, तो हम ऑलरेडी कवर्ड होते हैं, क्योंकि हमने नीचे कोई ना कोई फुल शर्ट पहनी होती है या कुछ, फिर उसके ऊपर तो आप यू कैन वेयर एनी काइंड ऑफ पैटर्न और डिज़ाइन, तो इट लुक्स गुड और फिर वो वार्म भी आपको रखता है। बिल्कुल, ज़बरदस्त हो गया, ठीक हो गया। ये मैंने असल में सुनने वालों के लिए ये सवाल छोड़ा है कि उनके जहन में अक्सर आ रहा होता है कि क्रोशिया तो सब कुछ ओपन है, ये तो नज़र आ रहा है, तो हम इसका ऑर्डर क्यों करें? बेसिकली मैं सब लोगों को यही बताना चाहती थी कि ये आपने एज अ स्वेटर पहनना है, इसको आपने एज अ कंप्लीट ड्रेस नहीं यूज़ करना होता। तो यही मैं बेसिकली सबको बताना चाह रही थी। और आप तमाम सुनने वाले भी हमारे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि आज का शो बहुत ख़ास है। इसमें आपके बच्चे और इवन आप ख़ुद भी, और ख़ास तौर पे ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी हुनर सिर्फ मर्द या सिर्फ औरत के लिए नहीं होता। ये टेक्निक ही आप भी से इत्तेफाक करेंगी कि ये चीज़ अगर कोई बच्चा, कोई लड़का, कोई मर्द भी सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है। हुनर किसी भी जेंडर का मोहताज नहीं है। हम इस पर बात भी करेंगे। अच्छा, और कुछ सेहत के हिसाब से भी बात करेंगे कि इसके काम जब हम कर रहे होते हैं तो पोस्चर हमारा बहुत डिस्टर्ब हो रहा होता है, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द शुरू हो जाता है। कहीं जाना नहीं है, हमारे साथ रहना है, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। आज हम जिस हवाले से बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, और जो इतना हमने एक ह्यूज किस्म का, एक टेक्निकल और क्रिएटिव किस्म का जो हमने प्रोग्राम किया है, वो यही है कि किस तरह से अपने बच्चों को मोबाइल की दुनिया से निकालें, आर्टिफिशियल दुनिया से निकालें और हकीकत में लेकर आएं। आप अपने बच्चों को कैसे हकीकत में ला सकते हैं, उनको कोई हुनर सिखाएं। आज हमारे साथ जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये फ्यूचर है हमारे पाकिस्तान का, और ये बच्चे बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। ये बच्चे हुनर जानते हैं। इन बच्चों को अल्लाह ताला ने खुदादाद सलाहियतें अता की हुई हैं। इस तरह के बच्चे आपके पास इर्द गिर्द भी मौजूद हैं। उनको देखें और उनकी सलाहियतों को मज़ीद निखारें। सबसे पहले मैं हीरा आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये काम ऐसा है कि सर झुकाया हुआ है, काम कर रहे हैं, स्ट्रेच है हमारे कंधों में भी, गर्दन में भी, तो सेहत इससे मुतासिर नहीं होती है? होती है। क्या करें? आपको डिलिबरेटली अपना पोस्चर ठीक रखना पड़ता है। अच्छा, ये दोनों बच्चे सुन लें भाई, ये आपके लिए है, ठीक है? और किसी भी उस बंदे के लिए है जो किसी भी क्राफ्ट में या आर्ट में या किसी भी काम में है। हम कोई भी काम करते हुए अपना पोस्चर बहुत ख़राब रखते हैं, और हमारा जो यानी अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर घरेलू ख़वातीन की बात करूं, तो हमारे घर भी ऐसे बने हुए हैं कि हमारे काउंटर्स बहुत नीचे हैं, हमें झुकना पड़ता है। हमारे टेबल्स बहुत नीचे हैं, हमें और झुकना पड़ता है। हम किचन में जब जाते हैं, हमारा सिंक आगे है तो हमारा टैप इतना पीछे है कि बर्तन धोने के लिए भी हमें झुकना पड़ता है। कोई भी चीज़
कोई भी काम उस सिंक में करने के लिए हमें बिल्कुल झुकना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा पोस्चर बहुत ख़राब होता है। मैंने ये वक्त के साथ बंदा सीखता है। मैंने वक्त के साथ सोचा और सीखा कि इन सब चीज़ों की हाइट ऊंची होना कितना ज़रूरी है। कोई भी आप अगर काम करें, आपके लिए झुकना कितना डेंजरस है, क्योंकि आपको सर्वाइकल पेन स्टार्ट हो जाएगा, आपके शोल्डर्स, आपको फ्रोजन शोल्डर्स हो जाते हैं, हाथ नम होना शुरू हो जाते हैं, कोई ना कोई नर्व दबना शुरू हो जाती है। तो मैं जब भी जिस टेबल पे अगर काम कर रही हूँ तो आई मेक श्योर कि मेरी जो चेयर है, एंड आई गो फॉर चेयर्स जो ऊपर नीचे हो सकें। ठीक है। तो मैं उसकी हाइट उसको इतना नीचे कर दूं कि वो टेबल ऊंचा लगने लगे। अच्छा, ये दोनों बच्चों के लिए ये तो बहुत अच्छी काम की बात बताई, ताकि आपके हाथ यूं हो जाएं। ओके। एंड इट्स मच ईजियर, क्योंकि आपने काम करते हुए यहाँ पे नहीं जोर देना होता, आपके रिस्ट्स काम कर रहे होते हैं, और आप जितना वो नीचे होगा उतना आपका लोड जो है ना वो आपके बाजू उठाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपको चीज़ ऊपर उठानी है। अच्छा, अब जैसे फर्ज करें इन बच्चों के पास अगर ये नहीं है और ये फौरी तौर पे नहीं ले सकते, ये क्या करें? तो ये अपने आगे कोई ऐसी चीज़ रख लें टेबल के ऊपर और ये वहाँ काम शुरू कर दें। बिल्कुल, अगर टेबल पे काम कर रहे हैं, अगर टेबल पे काम नहीं कर रहे तो ये अपनी बैक कहीं लगा के उस पे काम करें। टेक लगाएं, पूरी टेक लगाएं। ओके, ठीक है। टेक लगानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और अब तो मैंने बहुत देर से ये सीखा, तो अब तो मुझे वो नेक सपोर्ट यूज़ करनी पड़ती है किसी वक्त कि मेरी नेक डिलिबरेटली नीचे ना जाए। तो क्या ये बच्चे अभी से शुरू कर दें? बिल्कुल, अगर आदत डालनी है और लोगों के सामने तो नहीं, लेकिन हाँ अकेले में कर सकते हैं। घर में काम कर रहे हैं कि आपको आदत इस चीज़ की हो कि हाँ मैंने गर्दन सीधी रखनी है या मैंने कमर अपनी सीधी रखनी है। ठीक है। हम काम करते करते झुक जाते हैं। ओह, ठीक ठीक। अच्छा, आप दोनों बच्चों से भी मेरा ये सवाल है कि एक तो कितने कितने घंटे काम कर रहे हैं आप लोग, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, और उससे आपकी सेहत, क्या आपको फील हुआ कि कभी डिस्टर्ब हुई? बहुत दफ़ा जरा एक्सप्लेन करें। ऐसा होता है, मैं जब करती हूँ ना तो मैं घंटे 2 घंटे के साथ एक साथ करती हूँ। ठीक है। हाँ। कभी कभार ब्रेक लेती हूँ, लेकिन जब होता है ना तो आपके कर करके आप बहुत तेजी कर रहे हो तो आपकी मेरे इधर दर्द हो जाता है, रिस्ट में दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है। साइड पे फिर अब मैं भी झुकते ना, मैं भी इनकी बात की है, बिल्कुल ठीक बात की है। मैं पोस्चर सीधा करती हूँ, फिर 5 मिनट बाद फिर यूँ होती हूँ। तो ये भी मेरे लिए भी बहुत मसला है, इसकी वजह से मुझे भी नेक पेन और बैक पेन बहुत होता है। तो अभी आपने इनसे क्या सीखा कि अब आपने सपोर्ट यूज़ करनी है, और नेक कुशंस जो क्या बोला आपने अभी, जरा दोबारा बताएं इनको। नेक सपोर्ट किसी भी फॉर्म में आ सकती है। हम वो कुशंस, वो जो स्लीप कुशंस जो ले रहे होते हैं एयरक्राफ्ट के लिए जो यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा रिस्ट के लिए मैंने एक्सरसाइजेज देखी कि आप रिस्ट पेन को ख़त्म करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं, और उससे भी आपका नॉर्मलाइज होता है पेन। अब तो रिस्ट बैंड्स, लाइक अब ग्लव्स आ जाते हैं, सपोर्ट ग्लव्स आ जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं एक्सटेंसिव, जैसे हम क्रोशेयर्स जो फॉर प्रोफेशनल लेवल पे जो चले जाते हैं, फिर हमारे लिए तो अब वो बाकायदा विद सपोर्ट, दे आर सो स्टर्डी, इतने सख्त हैं कि वो आपको ज़्यादा आपकी रिस्ट को मूवमेंट इससे रोक देते हैं फ़ौरन, यानी आपको पता चल जाता है। अच्छा, वो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल हैं? नहीं, आपको मंगवाने पड़ते हैं। अभी हमारे पास बहुत कुछ यहाँ अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और अभी जाहिर बात है हम क्योंकि ब्रांडिंग नहीं कर सकते, तो अभी हम बहुत सारी चीज़ें ऑफलाइन भी बात करेंगे, और हमने अभी बहुत सारी चीज़ें आपसे अभी और सीखनी है। अच्छा बेटा, मरियम आपसे भी यही सवाल है, कितना टाइम आप देती हो और उसमें आपकी हेल्थ कितना इफेक्ट होती है? मेरा टाइम जो है वो डिपेंड करता है कि ये मुझे कितने प्रोजेक्ट्स, कितना वर्क आप ये मुझे देंगी उतना मैं करूँगी। फॉर एग्जांपल इन्होंने मुझे a few days back इन्होंने मुझे लेग्स बनाने को दिए थे, तो वो मैंने एक रात में मैंने कर लिए थे। ठीक है। वो मैंने एक रात में कर लिए थे, बट देन आई थॉट कि नहीं अभी परफेक्ट नहीं हुआ, फिर मैं उसको दोबारा खुल के दोबारा बनाया था। बट उसके लिए इतना मुझे मेरा जो वर्कआउट डिपेंड करता है वो होता है कि हाउ मच वर्क शी गिव्स मी। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से हम मैनेज कर लेते हैं। ठीक है। अभी आप तीनों आप मेरे पास हैं, और उसमें अभी हमारे पास जो काम है वो सिर्फ हमारे पास आमना का है, और उसमें इतना ज़्यादा माशाल्लाह काम है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे देखने वाले भी उस काम को देखें कि इन 6 महीनों में इन्होंने कितना ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। हमारी स्क्रीन्स पे आप इनका काम देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा इनका काम। और आमना प्लीज़ मुझे आप ये बताएं कि सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या था, सबसे पहले क्या बनाया था? सबसे पहले मैंने अपनी बहन के लिए लिली ऑफ द वैली की एक चार्म बनाया था, उसके हेडफोन्स के लिए। ओके। अच्छा, ये हेडफोन्स के लिए क्या होता है, मतलब
मतलब हेडफोन्स, ठीक है, उसके लिए क्या बनाया था? चार्म बनाया चार्म ना था, वो ऐसे लटक रहा है हाँ, बस लटकने नीचे, के वो लिए, स्टाइल एक हाँ। ठीक है, वो छोटा सा होगा एक, और वो बस बनाया, वो लटक रहा है जैसे हम बैग्स के साथ कीचेन लटका जी, रहे जी। होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या किया? बड़ा प्रोजेक्ट आपका जो था वो कौन सा था? मेरा सबसे पहला बड़ा प्रोजेक्ट था, वो मैंने सोचा कि मैं अपनी बर्थडे के लिए, उस वक्त पैचवर्क कार्डिगन जो थी ना, वो बहुत मतलब वो थी, इन थी उस इन वक्त, थी उस ठीक वक्त। है, ठीक है। तो मैंने कहा मैं वो बनाती हूँ, लेकिन मैं उस वक्त नई थी, तो मेरे से स्क्वायर्स ठीक नहीं बन रहे, शेप डिफॉर्म हुई हुई किसी की। तो एंड पे जब मुझे पता चल गया कि मेरे पास टाइम कम है, तो मैंने उसको एक वेस्ट में शेप दे दी। लेकिन जब मैंने वेस्ट में उसको शेप दी तो इट वाज वेरी डिफॉर्म्ड, उसकी शेप अच्छी नहीं आई, तो मैंने उसको खोल ली फिर। ठीक है, और फिर उसको खोल के फिर मैंने एक मैश स्वेटर बनाई थी, एंड दैट इज स्टिल मतलब मेरे साथ है अभी तक। ओह, ज़बरदस्त। अच्छा, अभी मैंने आपके काफ़ी सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखे, उसमें एक आपने टोट बैग भी बनाया हुआ है, वो उसकी मुझे बताएं कि वो कैसे, कहाँ से देखा, आइडिया कहाँ से आया? और एक मैंने एक और पैटर्न आपका देखा जिस पे आपने सनफ्लावर बनाए हुए हैं, ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? पिंटरेस्ट से मैंने सारे आइडियाज़ जो भी मैंने आज तक बनाए हैं वो मोस्टली पिंटरेस्ट को स्क्रॉल करके ही मैंने ढूंढे हैं। ठीक उस है, पर वैरायटी ऑफ पैटर्न्स हैं, आप इंस्पोज हैं, लिंक्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और ठीक भी। है। अच्छा, एक और चीज़, ये तो इंस्ट्रक्टर साहिबा ने भी हमें कहा कि आपकी कलर सिलेक्शन जो है ना वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, वो बहुत शार्प नहीं है और मिसमैच्ड नहीं है, बहुत अच्छे कलर आपने सारे सिलेक्ट किए हुए थे, बहुत अच्छी सिलेक्शन आपकी थी कलर्स की। ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? ये आइडियाज़ कभी कभार मेरी मम्मा भी मुझे कह देती हैं ये कलर इसके साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, और कभी कभार जो मेरे पास यार्न बची होती है मैं उसी को आपस में मिला के यूज़ कर लेती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अभी तक आपको एक आपने शुरू में सवाल पूछा था कि जैसी हमारी इंस्ट्रक्टर आई थी कि कॉटन यार्न क्या होती है और मैं कुछ और यूज़ कर रही हूँ, ये कन्फ्यूजन क्या है? थोड़ा सा ये मुझे बताएं। कॉटन यार्न होती है, कॉटन यार्न जो है वो सॉफ्ट यार्न है। ठीक है, जैसे आपके कॉटन के कपड़े एरी है, समर के लिए अच्छी है, वो सॉफ्ट होती है, उसका टेक्सचर स्मूथ होता है, अच्छी चीज़ है वो। मैं जो यूज़ करती हूँ वो एक्रेलिक यार्न है। उसका ज़्यादातर कंट्रोवर्सी है कि जब आप वो पहनते हैं तो इचीनेस फील होती है बॉडी पे, लेकिन ठीक है। अभी तक जो मैंने बनाया उसमें इतनी ज़्यादा इचीनेस फील नहीं होती, तो आई एम गुड विद इट। ठीक है, एक्रेलिक यार्न सस्ती है, चीप है, पाकिस्तान में तो चीप है। कॉटन यार्न जो है पाकिस्तान में वो एक्सपेंसिव है। ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि जो लोग अभी सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए एक्रेलिक उनके लिए एक्रेलिक ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो हाथ भी तो साफ करना है ना अभी। वो रफ होती है, इतना है मुझे उससे मसला कि इट इज़ रफ। ठीक है। अच्छा, आपको अपना सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा लगता है? मुझे सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट, मुझे इस वक्त जो मैंने नया काउ बनाई है, मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद आई है। ओके, वो प्लशी जो थी हमारे पास नहीं है ना? है हाँ, ऊपर है। अच्छा, ओके वो जो ओके, काउ जो सबको पसंद आई थी, वो वाले। ओह यस, हाँ, मुझे नंबर 1 पे बेचारी वो लेटी हुई थी आराम से। वो वाकई बहुत क्यूट है। ठीक ठीक। अच्छा, इस तरह की चीज़ों की कभी डिमांड आती है फ्रेंड्स वगैरह से कि भाई मुझे भी इस तरह की इस तरह का टॉय चाहिए, मुझे भी बना के दो? क्रोशे जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने सबसे पहले ऑक्टोपस से स्टार्ट किया था जब मैं प्लशीज पे आई थी। हाँ। तो ऑक्टोपस ले के अपनी दोस्तों को दिखा के तो उनको भी हुआ कि हमें भी बना के दो। सही। तो मैं उनको बना के दिया। अभी तक उनको मतलब बनी का पता है। हाँ। मैं उनको बनी दिखाया था स्कूल में जाके, एंड दे वर लाइक हमें भी बना के दो यार। सही। अच्छा, आपकी चीज़ें जब आप अपने लिए बनाती हैं तो आपके कभी सिस्टर्स नहीं कहती ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो प्लीज, ये मुझे दे दो? कहती हैं। देती हैं। हम लोग आपस में ना शेयर करते हैं। ठीक है, कभी उसका दिल चाहे तो वो पहने। सही सही। अच्छा, बेटा मरियम, आपसे भी यही सवाल, अपना कोई प्रोजेक्ट बताएं जो सबसे अच्छा लगता हो। मैंने बनाया था मून की चेन, हाफ मून की चेन बनाई थी मैंने। हाँ। एंड मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। वो अलग बात है कि उसकी शायद शेप उस तरह आई नहीं, तो हाँ। हर किसी को वो हाफ मेलन लग रहा था। तो उसे लेकिन मुझे आपको तो पता था ना वो क्या है? मुझे पता था कि वो हाफ मून है। तो ठीक है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, लाइक जो मैंने खुद से बनाया हो, अपार्ट फ्रॉम अ हेडबैंड जो मैंने बनाया था अपने बाबा के लिए।
हाँ उनके बाल उस वक्त ज़रा ज़्यादा लंबे थे, तो उनके लिए मैंने बनाया था, क्योंकि उनको एक हेयर बैंड हमेशा चाहिए होता था। ओके तो वो मैंने बनाया था उनके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था वो कीचेन था। हाँ तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने उसको बनाया, मैंने उसको एक्सप्लोर किया था। तो जब मैंने वो बनाया तो मुझे एक बहुत अचीवमेंट सी फील हुई कि यार आई कैन डू दिस। ओह हीरा, आप इंस्ट्रक्टर हैं, आपको इन दोनों बच्चों के चेहरे पे खुशी नजर आई है जब ये अपने अपने प्रोजेक्ट्स बता रहे हैं कि मैंने ये पहला बनाया, फिर उसमें ये गलती हो गई, फिर उसको ऐसे ठीक किया? इन दोनों बच्चों के चेहरे जो है ना चमक रहे हैं, और इनको देख के जो मुझे खुशी हो रही है ना, वो बहुत अलग सी, कुछ यूनिक सी खुशी है। वक्त के साथ साथ अगर कुछ अरसे बाद आप इनको मिलोगे ना और ये जहाँ पहुँचे होंगे, हाँ। तब भी यही खुशी आप देखोगे, क्योंकि तब इन्होंने कोई और नई चीज़ अचीव की होगी। बिल्कुल। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे साथ खुद ये होता है कि कभी अगर मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ या मुझे लग रहा है कि मैं किसी सिचुएशन में स्टक हूँ, मैं प्रोफेशनली तो ये काम करती हूँ, बट कभी प्रोफेशन से हट के मुझे ऐसे लगता है कि अपनी ज़ात के लिए मैंने क्या किया, तो आई क्रिएट समथिंग न्यू। और वो जो नई चीज़ खुशी देती है ना, उस वक्त कंप्लीट होके जो आपके हाथ में आती है, आपने जो कुछ नया किया होता है, अपार्ट फ्रॉम जो एक स्ट्रीम में आप चल रहे होते हो और जो आपने बाकी सब कुछ तो करना ही करना है, उससे तो कोई छूट नहीं है, लेकिन समथिंग फॉर योर सेल्फ, जो अपनी ज़ात के लिए आपने किया होता है, या अपने किसी प्यारे के लिए आपने कोई बहुत मज़े की यूनिक चीज़ बनाई होती है, जो समथिंग ऐसा जो जल्दी से बन के आपके पास हाथ में कंप्लीट होके आ जाता है, उसकी खुशी कुछ और होती है। तो हर दफ़ा जब आप इनसे मिलोगे ना, तो हर दफ़ा आपको लगेगा कि इन्होंने अब कुछ नया अचीव किया है, फिर ये आपको और खुशी बड़ी नज़र आएगी। बिल्कुल ऐसा है। मुझे इन दोनों के चेहरे देख के इतना मज़ा आया, इन्होंने जिस तरीके से दोनों ने बताया है ना, मैंने उसको बड़ा फील किया, अंदर से फील किया। अच्छा, दोनों बच्चों से मेरा एक और इसी तरह का सवाल है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो ख़राब हो गया और बड़ा अफसोस हुआ हो कि मैंने तो इतनी मेहनत की थी? वो जो मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ? मेरा भी यही था। पहला प्रोजेक्ट ख़राब हुआ, दोनों को अफसोस हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? प्रोजेक्ट ख़राब हुआ, उसके बाद दोबारा एफर्ट की कि इसको ठीक करना है। उसको ठीक करने की मैंने सोचा, लेकिन मैंने कहा चलो इसको कुछ और बना लेते हैं। इस वजह से मैं अब वही चीज़ अभी दोबारा बना रही हूँ इतने अरसे बाद। ओह अच्छा, अब जब ये कंप्लीट हो गया ना तो आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि अब आप 6 महीने हो गए हैं, हाथ साफ हो गया है, और आपके साथ इंस्ट्रक्टर हैं। जब आप उनसे नई टेक्निक के साथ काम करेंगे तब आपको इसकी बहुत खुशी होगी। जी ऐसा ही है ना? अच्छा, दोनों बच्चे एक और चीज़ बताएं, आप दोनों पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, आपकी एजुकेशन को आप कितना टाइम देते हैं और आप अपने इस तरह की हॉबी को कितना टाइम देते हैं? सही से बताना है। मम्मा पापा कितना नाराज़ होते हैं कि सारा दिन यही काम करते रहते हो, पढ़ाई कब करोगे? ऐसा चलता है? जी ऐसा चलता है, क्योंकि आजकल वैसे भी समर वेकेशन है तो ऐसा तो चलता रहता है। क्योंकि मैं सारा वक्त अगर यही करूँगी तो फिर पढ़ाई भी तो करनी पड़ती है। तो उस पर मम्मा कभी कभार ये कह देती हैं कि पढ़ लो, कब से लगी हो, ये है वो है। लेकिन जब स्कूल डेज होते तब मैं मोस्टली पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि इस वक्त पढ़ाई टफ है। तो कुछ एक साइड चीज़ है। जैसे अब आपने जनवरी में स्टार्ट किया, जनवरी में अगर स्टार्ट किया तो इसका मतलब है कि मार्च अप्रैल में आपके फाइनल एग्जाम्स हो रहे होंगे, तो बहुत नज़दीक आप फाइनल एग्जाम्स के हैं। वहाँ कैसे मैनेज किया उस वक्त? उस वक्त क्या कहते हैं, मैंने उस वक्त छोड़ दी थी, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, महीने के लिए बल्कि मैंने छोड़ दी थी। रमज़ान भी था तो मैंने उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं की। उस वक्त मोस्टली पढ़ाई करनी पड़ती थी, फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे इस वजह से। ठीक है। उसके बाद जब हमारी फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद 1 वीक ब्रेक आई, उसमें मैंने फिर दोबारा स्टार्ट किया था। ठीक। अच्छा बेटा, यही पढ़ाई को कितना टाइम देते हो, यही सवाल मरियम आपसे। क्योंकि मैंने तो अभी 10th क्लियर की है, तो मैंने तो अपने पूरे 2 साल जो थे वो बिल्कुल लॉकड अप थे। मैंने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट किया था। मैं ना बाहर जाती थी, ना मैं किसी से मिलती थी, मैं सारा वक्त पढ़ती ही थी सिर्फ। ठीक है। तो अब कहीं जाके जब मेरी 10th क्लियर हुई है तो मैंने इन 3 महीनों में फिर थोड़ा सा एंजॉय किया, अपने आप को दोबारा से रिलाइफ किया। तो फिर मैंने क्रोशे वाज माय फर्स्ट हॉबी जो मैंने इन 2 सालों में की दोबारा। ठीक। तो इसको करने में फिर मेरा ये था कि फिर मैंने मतलब कोई साइड एक्टिविटी मेरी कोई नहीं थी। मैं या तो सारा वक्त लैपटॉप पे थी या मैं क्रोशे कर रही होती थी। सही। तो मेरा इस अभी फ़िलहाल के लिए पढ़ाई का कोई इस तरह कोई सीन है नहीं। ठीक हो गया। मैं इंस्ट्रक्टर साहिबा से पूछना चाहती हूँ। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये जानना है कि जब कोई भी क्रिएटिव वर्क हम कर रहे होते हैं, कोई भी हमारे हाथ में कोई स्किल होता है, कोई महारत होती है, क्या उससे हमारा मूड अच्छा होता है?
ये सच्ची बात है? क्रिएटिव वर्क अगर आप एज हॉबी कर रहे हैं तो बिल्कुल होता है। अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं, एज ड्यूटी कर रहे हैं तो फिर मसला है। ठीक है। तो फिर जो है आपको, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होनी शुरू हो जाती है। हाँ, जितना आप रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं उतने स्ट्रेसेस आपके बढ़ते हैं। फिर उसमें भी जैसे मैंने अभी इससे पहले जिक्र किया कि मुझे भी बीच में कोई ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए होता है जो मुझे रिलीफ दे, जो मुझे काम करे, जो मुझे मेरी डिप्रेशन से या मेरी एंजाइटी से निकाले। तो आउट ऑफ एवरीथिंग एल्स कुछ होना चाहिए ऐसा जो आपकी ज़ात के लिए हो। जैसे वही जो बात हुई, कुछ लोग शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही बाहर फॉर अ ड्राइव चले जाते हैं, कुछ लोग वॉक करते हैं। कुछ चीज़ें हेल्दी हैं, कुछ चीज़ें अनहेल्दी हैं। आप अनहेल्दी चीज़ों की जगह और हेल्दी चीज़ें और हेल्दी हैबिट्स अपने लिए रख लें। ठीक। आप और क्रिएटिव चीज़ों की तरफ आ जाएं। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इससे। पड़ता है। अच्छा, बच्चों की तरफ आते हैं। क्या आपको लगता है कि काम करने के बाद आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, आपको एनर्जी मिल रही है, आप फ्रेश फील कर रहे हैं? ऐसा है? ऐसा है, लेकिन अगर आप लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे तो ऑब्वियसली आप थके हुए लगेंगे। फील होता है आपको कि ऐसा? आप थक गए हैं। हाँ। लेकिन ऐसा भी ज़्यादा नहीं होता। मतलब आप टायर्ड होते हैं, आपकी हैंड्स दर्द करते हैं या इस तरह कुछ होता है, लेकिन यू फील फ्रेश। आप अंदर से खुश होते हैं कि मैंने इतना काम कर लिया तो मेरा अगले दिन के लिए कम बचा। या आप अभी पढ़ने जा रहे हैं तो हाँ चलो मैंने एक काम तो कर लिया, मैं अभी पढ़ने की तरफ आ जाता हूँ। लेकिन ये मैम की बात बिल्कुल ठीक है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत होती है जब आप काम करते हैं, तो आपको होती रहती है कि भाई कितना टाइम लगेगा और क्या चाहिए, ख़त्म हो रही है, ऊन ख़त्म हो रही है, तो ये मसला है, मसले होते हैं। ठीक है, ठीक है। यानी इसको बैलेंस लेके चलना है ना, अपने स्ट्रेस को कम करना है, और आपका कोई भी काम हो वो आपके स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। ये है रिलैक्सिंग। वैसे रिलैक्सिंग अगर आप इसको जिस तरह उन्होंने कहा जॉब की तरह ना ले तो इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग टू। ठीक है, सही। तो आप किस तरह से लेती हैं? सिर्फ हॉबी या? मैं हॉबी की तरह से लेती हूँ। लेकिन अगर कोई कहे, बहन कह दे कि मेरे लिए फलां चीज़ बना दो, फिर कैसे लेंगे? आहिस्ता आहिस्ता लूँगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा मरियम बेटा, आपसे भी यही सवाल है। मैं कहूँगी कि हाँ, आपको एक ये आपको फॉर एग्जांपल बड़ा एक सूथिंग इफेक्ट, मतलब आपको आपका माइंड काउंटिंग में और मैथ्स में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि आपको फिर बाकी परेशानियां दिमाग में नहीं आती। यानी कि बाकी कोई चीज़ आपकी लाइफ में ऐसी हो कि वह आपको दुनिया से काट के रख दे और आप सिर्फ गिन रहे हो, 2 घर बनाए थे, 5 घर बनाए थे, ओह नहीं ये मिस हो गया, दोबारा से 2 4 5 करते हैं। ये एक और दुनिया है, एक और दुनिया है। मैजिकल वर्ल्ड है। सही बात है। अच्छा, अभी हम ब्रेक में एक बात कर रहे थे, हम पैलेस्टीनियन एक जो ब्लॉगर हैं या समथिंग कुछ इन्फ्लुएंसर है, हम उनकी आर्टिस्ट की बात कर रहे थे कुछ। ये कितना बड़ा उनका काम था कि ईद से पहले उन्होंने ये सारा प्रोजेक्ट बनाया। मैं चाहती हूँ एक बार आप प्लीज़ वो दोबारा मेरे सुनने वालों के लिए रिपीट करें प्लीज़। कुछ टाइम से मैं फॉलो करी थी, बिकॉज़ पैलेस्टाइन की न्यूज़ हमारे सामने ऑन एंड ऑफ आती रही। बहुत स्ट्रेस देती है, बहुत एंजाइटी है। हम पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि उनके ऊपर कितना ज़्यादा जुल्म है। एट द सेम टाइम ये चीज़ बार बार दिमाग में आती रही कि अच्छा ये लोग इससे निकलेंगे कैसे। और वो ऑटोमेटिकली अब हमारे ये फेसबुक और इंस्टाग्राम, इनके एल्गोरिदम्स ऐसे चलते हैं ना, आपके सामने एक रील आए या कुछ आए तो आप वो एल्गोरिदम्स पिकअप कर लेते हैं खुद ही, और सडनली वो सामने चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये क्रोशे आर्टिस्ट हैं और ही इज़ अ बॉय, यंग बॉय, और इनका बिकॉज़ मैं इंस्टाग्राम फॉर माई प्रोफेशन मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ, तो उस पे चूँकि क्रोशे और निटिंग और इससे रिलेटेड सारे लोग आते हैं, और एक तरफ पैलेस्टीनियन न्यूज़ आ रही थी, तो मेरे एल्गोरिदम ने मुझे एक क्रोशे आर्टिस्ट फ्रॉम पैलेस्टाइन निकाल के दे दिया। ठीक है। और उनकी रील्स आना शुरू हो गई। उनकी फ़र्स्ट जब अटैक्स थे तो फर्स्ट अटैक्स में उनके घर पे बहुत डैमेज हुआ। जब सीज़ फायर हुआ तो उनके घर में उनका कॉर्नर जो था ना उनके रूम में वो रह गया था, उनकी कबर्ड और सब कुछ, और उनके जो प्रोजेक्ट्स थे और उनकी जो वूल थी, फिर उन्होंने किसी तरह उसको उठाया और ही रीस्टार्टेड एवरीथिंग।
फिर दूसरे अटैक्स में वो भी सारा ख़त्म हो गया, ओह बिकॉज़ दूसरा अटैक और भी बड़ा था। वो सब कुछ भी ख़त्म हो गया। और लेकिन मैंने देखा कि क्रिएटिव लोग किस तरह सर्वाइव करते हैं। अगेन आर्ट आपको किस तरह डिप्रेशन से और मसाइल से निकाल के दुनिया की तरफ लेकर आता है। मेरे जहन में सबसे बड़ा सवाल जो था वो यहाँ पे आंसर हो गया जब उन्होंने किसी तरह यार्न सोर्स की, क्रोशे हुक सोर्स की, निटिंग नीडल सोर्स की कहीं से, कहाँ मिलनी होंगी उनको। हाँ, बिल्कुल, ये मार्केट्स सवाल वगैरह तो तब अभी हो भी बहुत चुकी बड़ा थी। मेरे दिमाग में कि हाँ, उनको हाँ, कहाँ से ये सब कुछ बिल्कुल, मिला, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ तो बहुत मार्केट्स खत्म, सब कुछ खत्म। हॉस्पिटल खत्म, मार्केट्स खत्म। एंड देन उन्होंने ग्रुप ऑफ क्रोशेयर्स और निटर्स इन सबको जमा करके बड़ी ईद से पहले उन्होंने टॉय शीप्स वगैरह बनाई और फिर बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की। तो आप सोचें उन बच्चों की खुशी, हमने छोटी ईद से पहले भी देखा उन्होंने कितनी खुशियाँ मनाई। चाहे उन बेचारे बच्चों के माँ बाप नहीं थे या माँ बाप के बच्चे नहीं थे, घर वाले सारे चले गए, घर नहीं थे, छतें नहीं थी, उन्होंने ईद फिर भी जोरों शोर से मनाई। फिर इसी तरह बड़ी ईद उन्होंने इसी तरह मनाई। लेकिन उनको बाहर निकालने के लिए उन्होंने एक दूसरे की हेल्प किस तरह की, दे सैट टुगेदर, उन्होंने निटिंग की, उन्होंने क्रोशे किए, उन्होंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया, उन्होंने यार्न बैग्स बनाए और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए, जहाँ जहाँ लोग निटिंग करते थे, बूढ़ी बुजुर्ग ख़वातीन में डिस्ट्रीब्यूट किए, यंग में किए जिसको आती थी। इस तरह उन्होंने अपने आप को वापस दुनिया में लाया है। तो ये फिर जब उनके लिए ये इतनी बड़ा सोर्स है ऑफ रिलीफ और यू नो डिप्रेशन से या एंजाइटी से निकलने का, या इतने मुश्किल हालात में अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने आप को काम डाउन करने का, तो मेरा ख्याल है कि हम तो बहुत अच्छी सिचुएशन में है, तो हमारे लिए कितना ज़्यादा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि एक दूसरे को साथ लेकर चलें, मदद करें, और उन लोगों ने इसी तरह से किया, सोर्स किया, एक दूसरे को साथ लेकर चले। इसी तरह से अब ये जैसे बच्चे हैं, ये अपना कोई पेज बनाएं, तो इनको क्या आप सजेस्ट करेंगी? ये कहाँ से स्टार्ट लें? अपना पेज बना रहे हैं, किस तरह से उस पर वर्क करें? मैंने जब स्टार्ट लिया था तो मेरे लिए तो खैर मैंने तो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया था, लेकिन अब बहुत सारी टेक्निक्स विद टाइम चेंज होती जा रही हैं। इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम्स बदल रहे हैं, बिजनेस की नीड्स बदल रही हैं, सब कुछ चेंज हो रहा है। फिर डिफरेंट किस्म के वो होते हैं, पेजेस होते हैं। आप अपने आप को एज अ बिजनेस डिक्लेयर करें या आप एज अ क्रिएटर डिक्लेयर करें। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपनी क्रिएटिविटी ज़्यादा दिखानी है, अपने प्रोडक्ट ज़्यादा दिखानी है। ठीक है, यानी जैसे अभी आमना ने एक पेज बनाया और ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली अपना काम दिखाना चाहती हैं, आप इनको क्या सजेस्ट करती हैं? ये क्या करें? इस वक्त ज़्यादातर रील्स पे काम हो रहा है। ठीक है, और रील्स भी वो जब, क्योंकि अब AI का भी बहुत दौर है और लोगों को ये डिफरेंशिएट करने में मुश्किल हो जाती है कि AI क्या है और रियल AI वीडियो क्या है और रियल वीडियो क्या है ना किसी की। तो जो सबसे पहले हम क्रिएटर्स जो काम करते हैं वो ये कि हम वी ट्राई टू कीप एवरीथिंग रियल, और उसमें ह्यूमन एलिमेंट डालना बहुत ज़रूरी है। उस ह्यूमन एलिमेंट के लिए इट्स नेसेसरी कि हम तो बीइंग एशियंस, हम बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मुस्लिम्स, हमारी कोशिश होती है हम कैमरे के सामने ज़्यादा ना आए। बिल्कुल, मैं ये सवाल पूछने भी लगी थी कि जैसे ये बच्ची है, चाहे मैं नहीं आना चाहती, फर्ज करें मैं नहीं आना चाहती कैमरा के सामने, देन अभी तक मैं भी हेजिटेट करती हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं अभी तक कैमरे के सामने नहीं आई, बट उसके लिए आप ऐसे अपने या स्टैंडीज ले लें या ट्राइपॉड्स ले लें जो सिर्फ आपके हाथ के ऊपर फोकस करें। अगर आपके हाथ बिल्कुल हाथ के ऊपर फोकस नहीं हो रहा, आपका बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो बैक से आपको कवर करे। ठीक है, आपका फेस ना है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो जो है ना, यानी आप उसको फेस से बचा के, यानी फेस बचा के, और आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर इस तरह काम करें कि वो आपको, फिर एडिटिंग में वैसे भी कटिंग हो जाती है, तो आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन कीप दैट रियल, कीप दैट ह्यूमन। आपने ह्यूमन एलिमेंट उसमें डालना ही डालना। ठीक है, आमना आपको समझ आई इस बात की? अच्छा, अब आपने अपना पेज बनाया है, मुझे ज़रा बताएं कि आपका पेज क्या है? मेरा पेज और मेरा यूट्यूब चैनल भी है वैसे। ठीक है, बताइए ज़रा ताकि सुनने वाले। क्रोशे बाय मी। क्या है, दोबारा बताइए? क्रोशे बाय मी। क्रोशे बाय मी, ठीक है। ये मैंने अभी इंस्टाग्राम तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले बनाया, यूट्यूब पे मैं मैंने बनाया था। ठीक है, अच्छा खासा थोड़ा बहुत चल तो रहा है, अच्छी बात है। और इसी तरह इंस्टाग्राम का आपका पेज क्या है? सेम है, क्रोशे बाय मी। मी,
ठीक हो गया। और ये आप सिर्फ अपने क्रोशिया वर्क के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए ही रखना चाहती हैं? ये ओपन पेजेस हैं? हाँ, पब्लिक पेजेस। पब्लिक पेजेस हैं, इसको कोई भी फॉलो कर सकता है। और आपको अगर कोई डीएम करके आपसे कोई प्रोजेक्ट बनवाना चाहे तो कस्टम ऑर्डर्स आर वेलकम्ड। ओह, ये वेलकम जी। जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, प्लीज़ क्रोशिया बाय मी पे आप डीएम कर सकते हैं और इनको अपनी रिक्वायरमेंट दे दें, कौन सा कलर चाहिए, क्या बनवाना चाहते हैं, तो हमारी बेटी आपको बना के देगी। ठीक है, ये हम अब इनका बिजनेस स्टार्ट करवाने लगे हैं। ठीक है और यही चीज़ है मरियम के लिए। मरियम, आप बताएं, आपका कोई पेज है या कोई इरादा है बनाने का? नहीं, अभी फ़िलहाल तो मेरा कोई पेज नहीं है, लेकिन वंस आई गेट स्टार्टेड, जब मैं एक्चुअली ये क्रोशिया जो है मास्टर कर लूँगी, फिर है फिर लोग आपको डीएम करें कि जी मरियम हमें फलां चीज़ बना दें, फिर आप बना के देंगी। बस ठीक हो गया, ये पब्लिकली ये अनाउंस कर दिया उन्होंने, बना के देंगी। फिर आप इनको भी डीएम कर सकते हैं कि मरियम आप हमें ये बना दें। मैंने खुद ज्वेलरी बनवानी है, मैंने तो सोच रखा है, मेरी अपनी प्यारी सी बेटी है तो मैंने उसके लिए ज्वेलरी बनवानी है। माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, दोनों बच्चों से एक और सवाल मैं करना चाहती हूँ। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि आपके साथ आपकी क्लासमेट्स भी होती होंगी, आपको ऐसा लगता है कि हर बच्चे को कोई ना कोई स्किल आना चाहिए? हाँ, ये है। या सिर्फ पढ़ाई वाले बच्चे ठीक है, बस ठीक है पढ़ाई करते रहो, पढ़ते रहो? जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं ना, वो मुझे ज़्यादा नहीं पसंद। ठीक है, आप एक ही चीज़ बार पढ़ते ही रहो। यार सच्ची बात है, बिल्कुल ट्रू है भाई। दिल से निकली और मेरे दिल पे लगी आके बड़े जोर से। ठीक है, मैं बस ये कीजिए कि अगर आप हर वक्त पढ़ते रहेंगे, आप पढ़ के सड़ जाएंगे। हाय, सही बात है। ये है कि आप ज़्यादा पढ़ें, आप एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो अच्छी ज़्यादा नहीं होती। आपको बैलेंस करना चाहिए। आप कोई हॉबी पकड़े, आप पेंटिंग करें, आप क्राफ्ट्स करें, आप नेटिंग करें, क्रोशे करें, ये आपके लिए बेहतर है, ताकि आप मेंटली भी रिलैक्स हो और आप पढ़ भी सके। बिल्कुल फोकस दोनों तरफ होना चाहिए। भाई तमाम लोग सुन लें कि सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, किताबी कीड़ा नहीं बनना, कोई स्किल भी करें। सारे निकम्मे बैठे हुए हैं पढ़ने वाले, किताबी कीड़े होते हैं, मैं इनको निकम्मा कहती हूँ, उनको और कुछ नहीं पता होता दुनिया का। क्योंकि आजकल स्किल की पढ़ाई से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ऐसा ही है। जो लोग आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिग्रीज के साथ भी अनएम्प्लॉयड है। एग्जैक्टली, अनएम्प्लॉयमेंट की ये हद होगी आजकल। बिल्कुल ऐसे। आपके पास स्किल हो, आप कोई भी बंदा हो, पढ़ा हुआ भी ना, लेकिन आपके पास स्किल हो, यू कैन गेट अ जॉब इजीली। बिल्कुल ऐसा ही है। और इवन आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। कितनी ख़वातीन हैं ऐसी जो छोटे लेवल पे अपने घरों से काम कर रही हैं और एटलीस्ट उनका घर चल रहा है, उनका रोटी पानी चल रहा है, और उनका मर्द उनके घरों का कुछ नहीं कर रहा होता। या तो वो स्टिचिंग कर रही हैं, कपड़े सी रही हैं, वो कुछ भी कर लेती हैं, और मर्द निकम्मा होता है। तो ये मुझे बात इनकी बहुत अच्छी लगी है कि भाई ये काम आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मरियम, आप भी ऐसा सोचती हैं आमना की तरह? जी बिल्कुल, आना चाहिए, कोई ना स्किल ज़रूरी है। आपको अगर स्किल आती है तो देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो देयर आर 50% चांसेस कि आप जो है वो अनएम्प्लॉयड रह सकते हैं। क्योंकि अब दुनिया जो है वो जितनी डिजिटल हो रही है, जितनी इस तरफ जा रही है, तो अगर आपको स्किल नहीं आएगी तो लाइक इट कैन बी डिफरेंट, इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर यू। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा दोनों बच्चे बताएं, ऐसे फॉर एग्जांपल आप सीख चुके काम, आपने अपना एक ब्रांड बनाना है, कोई सोचा है आपने अपने ब्रांड का नाम क्या रखना है? जल्दी से क्विकली बताएं। ये मुश्किल है। मुश्किल है? अभी नहीं सोचा ब्रांड का नाम क्या रखेंगे? चलें फिर आपकी इंस्ट्रक्टर आपको हेल्प करेंगी, ठीक है ना, उस वक्त करेंगे, पहले काम सीख लें। ठीक हो गया। अच्छा, आपका फेवरेट जो प्रोजेक्ट होता है वो क्या होता है? कपड़े, टॉय, ज्वेलरी या कुछ और, होम डेकोर, क्या होता है? सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? मैं अभी तक सबसे ज़्यादा कपड़े बनाए हैं, तो ऑब्वियसली कपड़े पसंद है। ठीक हो गया। और नंबर 2? प्लशीज टॉयज पसंद है। और आपका? मुझे नंबर 1 पे टॉयज पसंद है, एंड देन ज्वेलरी पसंद है। आई लव क्रोशे ज्वेलरीज। हाँ, आजकल ट्रेंड में और इतनी सेल हो रही है। अच्छा, ये चीज़ मैं इनकी इंस्ट्रक्टर से पूछना चाहती हूँ कि हिरा वाकई ऐसा है कि ज्वेलरी बनाने में कम टाइम लगता है और पैसा इसमें ज़्यादा है? नहीं, इतना नहीं है। अच्छा, द थिंग इज़ कि इट डिपेंड्स कि आपने बनाई किससे है। अब जब मैं बनाती हूँ तो आपने अगर वो बिल्कुल बारीक वाला कॉटन का धागा नोट किया हो,
आप अगर इंटरनेशनल मार्केट को थोड़ा सा टटोलें ना तो आपको पता चलेगा कि जितना मिनिएचर काम होता है ना वो उतना एक्सपेंसिव होता है। और हमें ये लगता है कि जितना मिनिएचर काम है उतना सस्ता है, बिकॉज उसमें चीज़ें हम मटेरियल को ही काउंट करते हैं, हम उसमें एफर्ट नहीं काउंट करते। जितना मिनिएचर काम होता है वो जितने बारीक क्रोशे हुक से होता है ना, वो जितनी दफ़ा इस उंगली में जाता है और जितनी दफ़ा ज़ख्म करता है सिर्फ वो एक पीस को ठीक बनाने में या उसकी शेप देने में या उसको या उसमें वो फीचर्स लाने में वो उतना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर उसको हमें बाकी टूल्स के साथ हैंडल करने में थोड़ी सी मुश्किल भी होती है, तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। लेकिन हमारा ज़रा माइंडसेट डिफरेंट चलता है यहाँ। तो एक तो ये चीज़, दूसरा इट टोटली डिपेंड्स कि आप बना रहे हो जो चीज़ उस पर टाइम कितना लग रहा है और कितना। तो अब मटेरियल की कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा हो गई है कि इवन हम जो बाहर से भी चीज़ें सोर्स करते थे अब तो उनकी कॉस्ट भी डबल हो गई है। बिल्कुल। जिसकी वजह से जो बेस है ना वो एक्सपेंसिव हो चुकी है, तो हमारा सारा का सारा तो उसी में निकल जाता है। फिर जब हम अपनी एफर्ट की कीमत पे आते हैं ना वो ज़ीरो रह जाती है, या वो बिल्कुल ज़ीरो रह जाती है या वो कुछ परसेंटेजेस में रह जाती है, वो फिर पूरी भी नहीं पड़ती। तो वो ये थोड़ी सी वो हैं यानी गलत फहमियाँ हैं जो अभी तक लोगों ने ख़ुद भी करेक्ट नहीं की, इसलिए क्योंकि अभी तक उन्होंने ख़ुद भी मैथ्स नहीं किया कि वो अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ अपने आप को काम डाउन करने के लिए और अपने आप को ये तसल्ली देने के लिए काम कर रहे हैं कि बस हम काम तो कर रहे हैं, हम कुछ तो कर रहे हैं। हाँ, हम कुछ तो कर रहे हैं। यानी अभी रिसेंटली मेरी किसी से ऐसी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ख़वातीन को ये तो पता है ना कि वो काम कर रही हैं। मैंने कहा उनको जब ये पता चलेगा ना कि वो नुकसान में जा रहे हैं और वो काम नहीं कर रही हैं, वो नुकसान में जा रही हैं, तो उनको जो दुख होगा और जिस ट्रॉमा से वो उस वक्त गुजरेंगी उनको पता, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपनी जेब से लगा रहे होते हो और आपने कैलकुलेट भी नहीं किया होता। तो वो कैलकुलेशन वक्त से पहले कितनी ज़रूरी है ये अभी इस पे किसी ने होमवर्क नहीं किया। अच्छा, अभी आपने आमना बेटा इंस्ट्रक्टर की बातें सुनी, तो आप इस पे अब वर्क करेंगी, इस चीज़ पे करेंगी, सोचेंगी? हाँ, सोचूंगी, लेकिन आजकल ये भी है कि दुनिया में लोग जो हैंडमेड चीज़ें हैं उनको लगता है बहुत आराम से बन जाती हैं। हाँ। और जब आप सेल करते हैं तो लोग उस कीमत पे लेते नहीं है क्योंकि कहते हैं बहुत महंगा है। एंड व्हाट दे डोंट नो कि उसमें एफर्ट जो लगी होती है उसके भी तो पैसे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चीज़ें मटेरियल्स अलग, लेकिन आपकी एफर्ट भी तो होती है। आपने कितने घंटों की एफर्ट की, कितने महीनों की एफर्ट की, वो भी तो देखा जाता है। लेकिन उस बात पे जो बायर्स होते हैं वो एग्री नहीं करते। सो ये एक मसला है। तो आप मेंटली तैयार रखेंगी इसको, इस चीज़ के लिए खुद को रखेंगी? सही है, ठीक है। और मरियम बेटा आप भी ऑफ कोर्स रखेंगी इस चीज़ के लिए मेंटली? रखूंगी, जब मैं करूंगी तो फिर मैं ज़रूर रखूंगी। ज़रूर रखेंगी। सही। टाइम ख़त्म हो रहा है, जल्दी एक लाइन में आप क्या लास्ट मैसेज देना चाहते हैं? सब बच्चे, मतलब सब दोनों बच्चे बताएं, फिर मैं इंस्ट्रक्टर से पूछती हूँ। आमना बेटा आप बताएं। मैं कहती हूँ कि जो लोग ज़्यादातर अपना फ्री टाइम रील्स पे लगाते हैं ना, रील्स पोस्ट लाइक करना, फजूल स्टोरीज देखना, आप उससे बेहतर है कि आप उन्हीं रील्स से किसी क्रिएटिव ब्लॉगर को या किसी इस तरह बंदे को भी देखें, उनको फॉलो करें, उनकी चीज़ें से इंस्पायर हों, ख़ुद भी वो करें, अपनी चीज़ें बनाएं। इट्स मोर एफर्टलेस एंड मतलब उसमें आपको मज़ा भी आता है, आपका टाइम भी, मतलब आप देखते रहते हो इंस्टाग्राम, लेकिन फॉर अ गुड रीज़न, नॉट फॉर सी कि मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ। उससे आप अपना मेंटल स्ट्रेन भी करते हैं अपने आप को, कि हर वक्त आप फ़ोन पे रहते हैं, आइज़ भी का मसला होता है। तो ये है। गुड, वेरी गुड मैसेज। और मरियम बेटा आप? मैं आमना की बात से एग्री करूँगी। बिल्कुल यही है कि आप जितना प्रोडक्टिव इंस्टाग्राम एंड सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं उतना करें, बट एट द सेम टाइम in search of your creativeness and your something productive, आपको अपने आप को educate करना भी है. You need to learn how to be wise from the Instagram. Instagram पे भी आपको इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं एंड आपको लगता है कि वो हर चीज़ जो बता रहे हैं वो सच है, और आपको लगता है कि वो हर चीज़ जो है वो एक्चुअली रियलिटी है. तो लोगों को अपने आप को ये एजुकेट करना है कि नॉट एवरीथिंग इज रियलिटी एज द शो. बिल्कुल, तो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती. बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड मैसेज. इसी तरह इंस्ट्रक्टर की तरफ वापस आते हैं. बिल्कुल हमारे पास चंद सेकंड्स हैं, प्लीज़ बताएं क्या लास्ट मैसेज देना चाहती हैं.
अपने लिए टाइम निकालें। अरे वाह। बच्चों को भी अपने लिए टाइम निकालें। खेल कूद लगा रहता है, बाकी सब कुछ होता है, डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। ख़वातीन के लिए स्पेशली अपने लिए टाइम निकालें, और मर्द हजरात के लिए भी कि अपने लिए टाइम निकालें। कोई ऐसा काम करें जो आपको खुशी दे, लेकिन पॉजिटिव काम करें, पॉजिटिव काम करें। और क्रिएटिविटी की तरफ इसलिए ज़्यादा खींचना चाहूँगी क्योंकि दैट इज़ समथिंग जो आपको ज़्यादा काम करती है। आप पेंटिंग करें, आप कुछ और करें, आप स्टिचिंग करें, आप कुकिंग करें, बिल्कुल, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। बस वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आप लोग मेरे बुलावे पर आए, इतना अच्छा प्रोग्राम किया। अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम था हमारा, और मुझे आपकी बातें सुन के यकीन करें बहुत कुछ सीखने को मिला आज आप तीनों से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और तमाम सुनने वाले, देखने वाले, उनका बहुत शुक्रिया कि वो हमारा साथ देते हैं। जनाब, जाते जाते यही कहूँगी कि अपना और अपने माहौल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बारिश में ख़ास तौर पे एहतियात करने की ज़रूरत है, और मौसम के ऊपर ख़ास तौर पे नज़र रखें, फिर घर से निकलें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और पाकिस्तान की हिफाजत आपके हाथ में है। अल्लाह हाफिज़।